गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोवियत संघ की विदेश नीति का अध्ययन करने वाले हैं। कल के क्लास में हमने सोवियत संघ की विदेश नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज शीत युद्ध के दौरान सोवियत नेताओं द्वारा जिस विदेश नीति का पालन किया गया उसका यहाँ विस्तार से वर्णन करेंगे। कल के वीडियो में हमने एक चीज का और जिक्र किया कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई और शीत युद्ध की शुरुआत के पीछे किन महत्वपूर्ण कारणों का योगदान रहा, उसको हम थोड़ा सा आज मैं यहाँ थोड़ा सा आपको उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद से होती है, लेकिन शीत युद्ध के कारणों का अध्ययन करने के लिए हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटी घटनाओं को ध्यान में रखकर उन पर विचार कर हम पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित घटनाओं का एक परिणाम शीत युद्ध था। जैसा कि हमें पता है कि शीत युद्ध में दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी। एक ध्रुव मित्र राष्ट्रों का था तो दूसरी तरफ ध्रुवी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ कर रहे थे। वहीं ध्रुवी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी और जापान संगठित थे। ऐसी परिस्थितियों में जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेनाओं ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो मित्र राष्ट्रों द्वारा सोवियत संघ को यह विश्वास दिलाया गया था कि अगर जर्मनी सोवियत संघ पर अटैक करेगा तो मित्र राष्ट्र द्वितीय मोर्चा खोल लेंगे उसके विरुद्ध, ताकि जर्मन को आसानी से परास्त किया जा सके। लेकिन हुआ ये कि जब शीत युद्ध मीन्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण किया गया तो मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन और अमेरिका ने बड़ी कूटनीतिक नीति के तहत दूसरे मोर्चे को खोलने में अनावश्यक रूप से देरी की, जिसका परिणाम ये हुआ कि रूस ने समझा कि अमेरिका और मित्र राष्ट्रों ने जानबूझकर सोवियत संघ को नुकसान पहुंचाने के लिए द्वितीय मोर्चा खोलने में अनावश्यक देरी की। तो इन ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों में शीत युद्ध की शुरुआत होती है और एक बड़ा जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ वो यह है कि शीत युद्ध में या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ और अमेरिका का आश्चर्यजनक रूप से ये कहें कि उभार होता है, क्योंकि पहले विश्व राजनीति ब्रिटेन के इर्द गिर्द घूमती थी। अब संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन दोनों ही सुपर पावर्स में, दोनों सुपर पावर्स का मतलब यहाँ एक तरफ सोवियत संघ से है और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो इन दोनों महाशक्तियों में, दोनों सुपर पावर्स में परस्पर विचारधारा के आधार पर वैचारिक संघर्ष शुरू हुआ। और इस विचारधारा की अगर बात की जाए तो सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा का पोषक था, साम्यवादी विचारधारा का प्रसार कर रहा था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका उदारवादी या पूंजीवाद का पोषक था, वो अपने पूंजीवादी मूल्यों को, पूंजीवादी विचारधारा को यूरोप में प्रसारित करना चाहता था। और इस विचारधारा के प्रसार के प्रयास में दोनों महाशक्तियों के मध्य जो वैचारिक स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, तनावपूर्ण संबंध बने, उसे ही हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। तो इस शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की विदेश नीति कैसी रही, क्योंकि शीत युद्ध के कारणों ने ही कहीं ना कहीं सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में टकराव की स्थितियां पैदा की। और इस टकराव को रोकने के लिए
ऐसी कोई बॉडी जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ बना, लेकिन वो भी प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका। उस दौर में सोवियत संघ की जो नीति रही थी उसका हम यहाँ आज विस्तार से चर्चा करेंगे और हम इसको बिंदुवार देख लेते हैं। जो पहला बिंदु है वो है साम्यवाद का प्रसार। ये सोवियत संघ की विदेश नीति, क्योंकि इसके बारे में कल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब हम पढ़ रहे थे तब हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि 1917 में लेनिन के नेतृत्व में पहली बार सोवियत संघ में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। उसके बाद में उसका नेतृत्व स्टालिन ने किया और जब स्टालिन के हाथ में नेतृत्व था उसी समय ये शीत युद्ध की शुरुआत भी हो जाती है। तो उस दौरान या ये कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सोवियत नेताओं ने इस नीति को फॉलो किया कि साम्यवादी विचारधारा का प्रसार दुनिया के राष्ट्रों में किया जाए और विशेष रूप से जो पूर्वी यूरोप के राष्ट्र थे उनमें साम्यवाद के प्रसार के लिए सोवियत संघ ने प्रयास किया। और इसी के लिए जो ब्रिटेन के चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका फुलटन भाषण इसी मुद्दे पर केंद्रित था। अपने फुलटन भाषण में उन्होंने पहली बार उद्घोषित किया था कि एक लोहा का आवरण पूरी यूरोप में बढ़ रहा है और वो लोहा आवरण था साम्यवादी विचारधारा का प्रसार कर पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का प्रसार करना। और इसके लिए विंस्टन चर्चिल ने फुलटन में दुनिया को आगाह किया, और दुनिया का मतलब यहाँ विशेष रूप से हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका को आगाह किया कि अगर यही होता रहा तो बहुत जल्दी यूरोप में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार होगा, यूरोप में साम्यवाद का प्रसार हो जाएगा। और इसी फुलटन भाषण को शीत युद्ध की शुरुआत भी कहा जाता है। तो सोवियत संघ की इस साम्यवादी विचारधारा के प्रसार की दिशा में जो प्रयास हुआ वो एक उस समय की सोवियत संघ की विदेश नीति का एक मुख्य विशेषता कह सकते हैं, एक मुख्य लक्षण था उस समय, क्योंकि सोवियत संघ ही वो राष्ट्र था जिसने पहली बार साम्यवाद को धरातल पर उतारने का प्रयास किया और जो मार्क्स की जो विचारधारा थी उसको शुरू करने का प्रयास किया था। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उसकी विदेश नीति का अगर हम जिक्र करें शीत युद्ध के दौरान तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होगा कि साम्यवादी विचारधारा का प्रसार सोवियत नेताओं द्वारा किया जा रहा था। दूसरा इसकी विदेश नीति का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम गिना सकते हैं सैन्य शक्ति का विस्तार। यहाँ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभरा, और बड़ी सैनिक शक्ति के रूप में उभरने का तात्पर्य यह था कि उसके बाद भी सोवियत संघ ने लगातार, और जब दुनिया द्विध्रुवीय हो गई थी, एक तरफ सोवियत संघ था तो दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में कुछ राष्ट्र थे, तो ऐसी स्थिति में जब दुनिया द्विध्रुवीय हो रही थी वैसी स्थितियों में सोवियत संघ के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी कि वह अपने आप को स्थापित करने के लिए, साम्यवादी विचारधारा के प्रसार के लिए, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में टिके रहने के लिए उसे अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत बनाना था। और इस दिशा में उन्होंने प्रयास भी किया और यही कारण था कि सोवियत संघ ने अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया, सैन्य हथियारों का निर्माण किया। एक मुख्य हथियार निर्यातक राष्ट्र इस दौरान सोवियत संघ बन गया। और इसके साथ ही सैनिक शक्तियों या सैनिक हथियारों के साथ साथ सोवियत संघ की ओर से सैनिक गुट बनाने का काम किया गया। सैनिक गुट उनके बने, जैसे अमेरिका की ओर से नाटो का गठन हुआ, ठीक उसी प्रकार से सोवियत संघ की ओर से भी वार्सा पैक्ट बना। क्या नाम था उसका? वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट वास्तव में साम्यवादी राष्ट्रों का एक सैनिक गठबंधन था, या इस गठबंधन की नीति का पालन सोवियत संघ की ओर से किया गया वार्सा पैक्ट के द्वारा। तो इस प्रकार से, और ये जरूरी भी था, इसीलिए सोवियत जो नेता थे उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि सोवियत संघ को शक्तिशाली बनाया जाए, अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर सैनिक गुट का निर्माण किया जाए ताकि अमेरिकी प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित किया जाए। और यहाँ उसने अपनी शक्तियों में विस्तार या सैन्य शक्तियों में विस्तार का काम किया। नेक्स्ट अगला जो बिंदु था, पूर्वी यूरोप के देशों में को आर्थिक सहायता देना। यद्यपि आर्थिक रूप से सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका जितना रिच नहीं था, लेकिन उसके बावजूद
पूर्वी यूरोप में साम्यवादी प्रसार के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सोवियत संघ द्वारा लगातार इन देशों को आर्थिक सहायता देने की बात की गई। और आर्थिक विशेष रूप से पूर्वी यूरोप के देशों में जो साम्यवादी सरकारें या साम्यवादी पार्टी जो कार्य कर रही थी, उन पार्टियों को उन्होंने आर्थिक सहायता पहुंचाई और इस शर्त के साथ सहायता पहुंचाई कि वे अपने अपने देशों में सैनिक जो साम्यवादी विचारधारा वाली पार्टियां हैं वो सत्ता को प्राप्त करें। तो ये एक उनका उद्देश्य था, या ये कहें कि उसकी विदेश नीति का एक मुख्य हिस्सा था कि पूर्वी यूरोप के देशों को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वहां पर पूंजीवादी प्रभाव ना आ सके। तो इस नीति पर काम सोवियत नेताओं द्वारा किया गया। सोवियत नेता ये चाहते थे कि पूर्वी यूरोप के देशों को जब बड़ी सहायता दी जाएगी तो वो अपने उनके साम्यवादी प्लान का हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ गुटनिरपेक्ष देशों के समर्थन की अगर बात हम करें, सोवियत संघ की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि एक तरफ चूंकि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो दुनिया के या तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र थे, जिसमें भारत का नाम हम गिना सकते हैं, मिस्र का नाम गिना सकते हैं, यूगोस्लाविया का नाम गिना सकते हैं, इंडोनेशिया का नाम गिना सकते हैं, इन राष्ट्रों ने मिलकर एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों ने मिलकर जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा किया था, उस आंदोलन को खड़ा करने के पश्चात जो एक प्रकार से शीत युद्ध की गर्मी को कम करने का काम इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया। सोवियत संघ द्वारा हमेशा नाम को समर्थन दिया गया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से स्टेटमेंट जारी होता था कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे विरुद्ध हैं। और विशेष रूप से वहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट है वो उस चीज़ को दर्शाता है। उन्होंने कहा था आर यू वाइट आर यू ब्लैक, मीन्स जो शीत युद्ध में या तो अमेरिका के साथ है या फिर अमेरिका के विरुद्ध माना जाएगा। तो इस प्रकार की जो बात की जा रही थी, लेकिन सोवियत संघ की विदेश नीति में इस तरह का तत्व दिखाई नहीं देता। सोवियत नेताओं ने हमेशा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया और इवन जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नाम के जब सम्मेलन हुए तो सोवियत नेता एक बधाई संदेश वहां जरूर भेजते थे। इसका मतलब इन राष्ट्रों को इन्होंने समर्थन किया। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हम बता सकते हैं सोवियत संघ की विदेश नीति में, वो है कि यूएनओ के चार्टर को समर्थन करना। सोवियत संघ की ओर से भी, क्योंकि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अन्य कोई विश्व युद्ध ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ ने भी जो यूएनओ गठित हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, उस संयुक्त राष्ट्र संघ को उसको समर्थन सोवियत संघ के द्वारा किया गया। तो सोवियत संघ की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था कि यूएनओ का समर्थन किया जाए। अगला जो बिंदु इस संबंध में होगा वो है अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देना, क्योंकि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि शीत युद्ध के बाद दुनिया द्विध्रुवीय हो गई थी। एक तरफ सोवियत संघ था तो दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था। ऐसी परिस्थितियों में यूएसएसआर के नेताओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव को कम किया जा सके, या ये कहें कि अपनी बढ़त को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित किया जाए, और ये उनके साथ एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना करने के लिए सोवियत संघ के नेताओं ने इस दिशा में प्रयास किया कि किसी न किसी प्रकार से अमेरिकी शक्ति को क्षीण किया जाए, तब जाकर सोवियत संघ एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित होगा। ये बातें थी 1985 से पहले की। 1985 के बाद 1985 में एक बड़ा बदलाव हुआ और सोवियत संघ में सत्ता परिवर्तन हुआ। मिखाइल गोर्बाचोव वहां के राष्ट्रपति बने या राष्ट्राध्यक्ष बने। मिखाइल गोर्बाचोव हैं, वो एक उदारवादी नीति को फॉलो करते थे, उदारवादी विचार एक नेता थे। अतः उन्होंने समय की नजाकत को समझा, क्योंकि शीत युद्ध में जो प्रतिस्पर्धा अमेरिका और सोवियत संघ में हुई थी उसमें सोवियत अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ, और वो जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनी एक नई पॉलिसी दी, या जिसको ये कहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव की नई सोच की विदेश नीति।
जिसमें उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा स्टार वार प्रोग्राम की शुरुआत करने की बात की गई, जिसमें यह कहा गया था कि सोवियत संघ को टक्कर देने के लिए अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में मिसाइलें तैनात की जाएंगी। तो ऐसी स्थितियों में और अर्थव्यवस्था के गिरने पर जो सोवियत संघ के नए राष्ट्राध्यक्ष बने थे गोर्बाचोव, वो अपनी नई सोच की विदेश नीति लेके आए, जिसमें उन्होंने अमेरिका से प्रतिस्पर्धा न करके बल्कि एक सहयोगी रवैया अपनाने की बात की, और साथ ही उन्होंने उदारीकरण की नीतियों को अपनाया। और गोर्बाचोव द्वारा अपनी उदारवादी नीति में 2 महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए, जिसमें एक था ग्लासनोस्ट में क्या था कि समाज में खुलापन आना चाहिए, पेरेस्ट्रोइका जिसका तात्पर्य यह था कि उदार आर्थिक नीतियों को अपनाया जाए, अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार की नीतियों का पालन किया। तो हमने यहाँ देखा कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी विदेश नीति के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने एक एक करके यहाँ अध्ययन किया। आज के क्लास में इतना ही, कल के क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।